नमस्कार। मनुष्य सदैव सत्य की खोज में चलता आ रहा है। खोज है इस विश्व के सत्य की, जिसका वह एक अंश मात्र है। हजारों सालों की अथाक खोज से उत्क्रांति की पादानों को पार करते करते मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। साथ साथ उसके मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है। खोज या तो अपनी बुद्धि के जरिए वह बाह्य उपकरणों के द्वारा करता है, या तो फिर अपनी ही अंतरात्मा में झांककर स्वयं की अनुभूति के आधार पर उस सत्य की प्राप्ति करता है। सत्य एक ही है, मार्ग अलग है। मार्ग से जुड़ी धारणाएं अलग है, इतनी अलग कि विरोधी ही लगती है। आध्यात्म तथा विज्ञान विरोधी है या दोनों पूरक है? आध्यात्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। यानी कि जितना मैं विज्ञान के बारे में पढ़ते जाता हूँ, उतना ही भगवान की ओर मेरा विश्वास बढ़ते जाता है। विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ती इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज हम कुछ विशेष विषयों के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय में जिस सूक्ष्म शरीर के बारे में जो बात कही गई है, क्या वो सच है? उसके ऊपर अध्ययन मेटाफिजिक्स में हो रहा है और वर्तमान में आधुनिक संशोधनों से एवं उपकरणों से सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को भी मान्यता मिली है। इस सूक्ष्म शरीर को ह्यूमन बायोफील्ड या ऑरा कहा जाता है। मानव शरीर अल्पस्तरीय प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा बाहर फेंकता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप में समझना थोड़ा मुश्किल है। शरीर से निकलता अल्प प्रकाश, जिसे बायोफोटोन कहते हैं, उसके ऊपर जापान के कोबायाशी लैब के द्वारा अनेक संशोधन हो चुके हैं, जिसमें व्यसन से लेकर शारीरिक समस्या के वक्त नैसर्गिक हीलिंग के तहत इसका उत्सर्जन पाया देखा गया। एक कोश से दूसरे कोश तक संदेश पहुंचा रहे ये बायोफोटोन क्या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी संदेशवाहक की भूमिका निभाते होंगे? मेडिकल साइंस में स्थूल शरीर की गतिविधि को जानने के लिए ईसीजी, ईईजी, जीएसआर, एफएमआरआई, पीईटी, एमआरआई, एसपीओ2 जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वैसे ही मनुष्य के बायोफील्ड यानी कि ऑरा को जांचने के लिए विभिन्न उपकरणों की भी शोध की गई है। मनुष्य के विचारों से एवं भावनाओं से प्रभावित हो रहे इस आभामंडल को जांचकर भीतरी व्यक्तित्व को भी परख सकते हैं। समस्या स्थूल शरीर पर आने से पहले आभामंडल को प्रभावित करती है। इसको देखकर बीमारी होने के पूर्व इसकी सूचना दी जा सकती है। क्या पेस्टिसाइड्स का वनस्पति पर या विचारों एवं भावनाओं का मनुष्य के आभामंडल पर प्रभाव पड़ता होगा? प्रकृति में तो कोई विचार ही नहीं होते, मनुष्य विचारों के प्रदूषण का निर्माण करता है। अभी मनुष्य इतना संवेदनशील नहीं है, इसी कारण प्रकृति में होने वाले इस वैचारिक प्रदूषण के बारे में नहीं जान पाया है। आइए जानें ध्यान से संबंधित वैज्ञानिक संशोधनों को। मनुष्य के मस्तिष्क में सतत तरंगें उत्पन्न होती ही रहती है। इसका मानसिक क्षमता के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। आज की स्पर्धा और भागदौड़ के कारण मस्तिष्क में तीव्र तरंगें पैदा होती है, जो क्रियाशीलता के साथ तनाव उत्पन्न करती है। पर आज ये साबित हो रहा है कि ध्यान के माध्यम से तनाव रहित होकर अधिक क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। साथ में भीतरी मार्गदर्शन से छिपी हुई सुषुप्त शक्तियों को भी खिला सकते हैं। हम जानते हैं कि पूरे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। कई बार टीनेजर के बर्ताव में अपरिपक्वता देखी जाती है। उसका क्या कारण हो सकता है? वजह है हमारे मस्तिष्क में अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यप्रणाली की, जो शरीर के सभी भागों की सूचनाएं संकलित करके उसका एनालिसिस करके उपयुक्त प्रतिभाव भेजता है। डॉक्टर फ्रेड के संशोधन के अनुसार अपने मस्तिष्क के अध्यक्ष को मजबूत बनाने के लिए और तीव्र तनाव एवं गहरी थकान को हराने के लिए ध्यान ही एकमात्र विकल्प है। ध्यान के द्वारा मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक बदलाव पाए गए, जिसमें शरीर के चयापचय की क्रिया में सुधार से लेकर शरीर के कोश मात्र की ऊर्जा उत्पादन प्रणाली में भी आश्चर्यजनक परिणाम पाए गए। मेडिकल साइंस के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाओं में वृद्धि कभी नहीं होती, बल्कि उम्र के साथ साथ वे दुर्बल होकर निष्क्रिय हो जाती है, जिससे हमारी कार्यक्षमता पर असर होता है और हम अपने आप को वृद्ध महसूस करने लग जाते हैं। क्या हम मस्तिष्क की निसर्गदत्त कार्यक्षमता को अधिक समय तक बनाए रख सकते हैं? चौंकाने वाला परिणाम यह मिला कि ध्यान ही एकमात्र जरिया है जिससे मस्तिष्क अधिक कार्यक्षमता के साथ लंबे समय तक कार्यरत रह सकता है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है
कि मनुष्य की संपूर्ण शरीर रचना एवं शरीर के प्रत्येक अवयवों की क्रिया का जनक डीएनए है। उत्क्रांति के नियमानुसार अगर किसी भी तरह से डीएनए का पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग हो सके तो मनुष्य अपने शारीरिक एवं मानसिक स्तर को कई गुना ज्यादा बढ़ाकर न केवल अधिकतम क्षमता से जीता है बल्कि विकास के अकल्पनीय आयाम भी खुलते हैं। इस विषय पर भी कई रसप्रद संशोधन इस प्रदर्शनी में रखे गए हैं। आइए एक और रसप्रद संशोधन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या पानी विचारों एवं भावों का सुवाहक है? जापान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो के अद्वितीय संशोधन से यह बात साबित हुई है। सकारात्मक भाव एवं प्रार्थना की सकारात्मक असर क्रिस्टल के निर्माण में दिखती है, जबकि नकारात्मक भाव की भी नकारात्मक ही असर देखी गई। तो अब हमें सतर्क होने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर में भी 70% पानी है। डॉक्टर इमोटो की लैब में पानी पर हुई असर को भी परखा गया है। हम दुनिया भर की खोज करते हैं पर अपने आप को कभी नहीं खोजते हैं। कहते हैं कि आत्मज्ञान होना यानी अपने आप को जानना, शरीर से परे भीतर की आत्मा को उजागर करना ही सही अर्थ में अपने आप को जानना है, जो योग से ही संभव है। दूसरा, अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो एक सफल व्यक्ति की सफलता का मुख्य आधार उसके भीतर की संतुलित स्थिति ही है, जिससे वह सही समय पर सही निर्णय लेता है। यह भीतरी संतुलन भी योग से ही संभव है। आइए जाने भारतीय संस्कृति के रत्न समान योग को, जिसे आज वैश्विक मान्यता प्राप्त है। साधारण रूप से योग का अर्थ जो लगाया जाता है वह अपूर्ण है। सिर्फ शरीर शौष्ठ बढ़ाना या मनोदैहिक विकारों को दूर करना ही योग नहीं है। योग का मूल उद्देश्य है भीतर की चेतना को विश्व चेतना से जोड़ना। योग की मूलतः 8 पादानें हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, कि जिसमें ध्यान उसकी 7वीं पादान है, जिसके जरिए समाधि में जाकर विश्व चेतना के साथ मनुष्य जुड़ सकता है। योग विज्ञान से जुड़ी कुछ मूलभूत अवधारणाओं में आभामंडल, चक्र, नाड़ी, कुंडलिनी का सरल वर्णन इस प्रदर्शनी में हम देख सकते हैं, जो प्राचीन होने के बावजूद भी वर्तमान समय में बौद्धिकों में स्वीकार्य बनती जा रही है। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार का न केवल प्रेजेंटेशन देखा जाता है बल्कि ऑरा के विशेषज्ञ के द्वारा उसके भीतरी व्यक्तित्व को भी परखा जाता है। क्या हमारे व्यक्तित्व एवं स्थूल शरीर के अध्ययन का आधार चक्रों एवं नाड़ियों में छुपा हुआ है? इससे भी आगे कुदरत का एक आश्चर्य है कुंडलिनी शक्ति, जिसमें मानव शरीर की सारी सुषुप्त शक्तियां छिपी हुई है और इसी को जागृत करना ही अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें निश्चित ही भरोसा हो जाता है कि पुराने ऋषि मुनि दार्शनिक थे एवं वैज्ञानिक भी थे, पर आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को ध्यान के माध्यम से जाना था। सत्य की अनुभूति को प्राप्त किए सारे धर्मों के संस्थापकों ने समान बात कही है। कई सारे सद्गुरुओं ने जो आभामंडल की बात बताई है, वह आभामंडल का शुद्धिकरण भी विज्ञान के ही मूलभूत सिद्धांतों से समझा जा सकता है। भौतिक शास्त्र का नियम है, शक्ति का प्रवाह सदैव उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र तरफ बहता है। ऐसा ही हमारी बायो एनर्जी के साथ होता है। उसके कई उपाय शुद्धिकरण की तीव्रता के आधार पर बताए गए हैं। इसमें भी जीवंत सद्गुरु का सानिध्य सर्वोत्कृष्ट है। क्या सद्गुरु को जानने का वैज्ञानिक जरिया है? हाँ है। एनर्जी फील्ड के फोटोग्राफ्स और ईईजी के जरिए मस्तिष्क तरंगों की जांच कर सकते हैं। यह एनर्जी के फोटोग्राफ्स सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी के हैं, जो समर्पण ध्यान योग के प्रणेता हैं। आइए जाने इस अद्भुत समर्पण ध्यान योग को। भाषा, धर्म, देश, रंग, लिंग जैसे बंधनों से ऊपर सत्य की अनुभूति पर आधारित अत्यंत सरल ध्यान पद्धति है, जिससे कुंडलिनी जागृति एवं चक्रों, नाड़ियों का शुद्धिकरण तथा आभामंडल का विकास हो सकता है। आज विश्व के कई देशों में लोग यह ध्यान योग को अपनाकर प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ही साकार होने जा रही है। समर्पण ध्यान योग के कुछ बुनियादी सिद्धांत है। परमात्मा यानी विश्व के कण कण में विराजमान विश्व चेतना, धर्म यानी मनुष्य धर्म, प्रेम, मनुष्यता, सद्गुरु यानी परमात्मा का वह माध्यम जो विश्व चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पढ़ाई में शिक्षक की, व्यवसाय में मार्गदर्शक की, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सद्गुरु की नितांत आवश्यकता रहती ही है।
समर्पण ध्यान योग में समर्पण हमें करना होता है और ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। वैसे तो 8 मंजिली इमारत के आखिरी मंजिल तक पादानों को चढ़ते हुए भी पहुंचा जा सकता है, पर अगर लिफ्ट हो तो वहां तक आसानी से एवं जल्दी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर समर्पण ध्यान योग लिफ्ट की तरह कार्य करता है। जब हम समर्पण ध्यान योग रूपी गंगा नदी से जुड़ते हैं तो विश्व चेतना के प्रचंड सकारात्मक प्रवाह में होते हैं और इस सकारात्मक सामूहिकता के आगे हमारे जीवन की सारी परेशानियां, बीमारियां वगैरह कहाँ समाप्त हो जाती है, इसका हमें पता भी नहीं चलता है। आज असुरक्षा एवं अशांति विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आत्म शांति केवल ध्यान से ही संभव है और सशक्त आभामंडल का सुरक्षा कवच भी ध्यान से ही संभव है। विज्ञान के गुलदस्ते में एक नया संशोधन है कि किसी भी तरह की कला जैसे संगीत, चित्र, साहित्य, नृत्य, शिल्प आदि एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं हीलिंग का। तो यहाँ पर भी हमारी प्राचीन मान्यता को भी पुष्टि मिलती है कि पवित्र ग्रंथ, पवित्र मूर्ति या पवित्र चित्र से भी सकारात्मक ऊर्जा बहते ही रहती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूज्य स्वामी जी के फोटो एवं सूक्ष्म शरीर के फोटो की ऊर्जा का वैज्ञानिक परीक्षण। समर्पण ध्यान योग के कुछ अन्य वैज्ञानिक परीक्षण भी प्रस्तुत है। विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ती हुई इस प्रदर्शनी की आप अवश्य मुलाकात लें। धन्यवाद।